सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो एक और क्वेश्चन जिसका बेस्ट आंसर मैंने ले आया हूँ। तो चलिए, हिस्ट्री क्लास 10 के लिए ये वीडियो है। अगर कोई भूला भटका गया है तो माफ़ करिएगा। ये हिस्ट्री क्लास 10 के लिए है। हालांकि आप इसे देख सकते हैं, इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी है जो कि आपके आगे भी जनरल नॉलेज की तरह काम आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ रखा है तो शायद आपको थोड़ी कुछ कम समझ में आए, लेकिन अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो आपका तो मक्खन ही मक्खन एकदम पूरी तरह से समझ में आने वाला है। तो क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट इज रेफर टू एज G77 कंट्री। जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें भी मैं पूरी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन अब मैं आपको कहानी के बीच से कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो वैसा थोड़ी ना होता यार, हिस्ट्री में भी कुछ कुछ कहानी रहती है। फिर भी मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, G77 कंट्रीज़ का मतलब क्या है? इन वाट वे G77 कैन बी सीन एज रिएक्शन टू ब्रिटेन वुड ट्विंस। तो ब्रिटेन वुड ट्विंस क्या है, यह भी आपको नहीं पता होगा अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले G77 कंट्रीज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। द ब्रिटेन वुड ट्विंस IMF और वर्ल्ड बैंक को बोला जाता है। ब्रिटेन वुड का ट्विंस किसे बोला जाता है? IMF और वर्ल्ड बैंक को। एक बार मेरे साथ बोले, ब्रिटेन वुड ट्विंस किसे बोला जाता है? IMF और वर्ल्ड बैंक को। तो ब्रिटेन वुड ट्विंस यही है। तो ब्रिटेन वुड ट्विंस जो थे, IMF और वर्ल्ड बैंक, वे डोमिनेटेड बाय फॉर्मर कॉलोनियल पावर। मतलब IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये और वर्ल्ड बैंक जो दोनों थे वो डोमिनेटेड बाय फॉर्मर कॉलोनियल पावर। जो उस टाइम फॉर्मर कॉलोनियल पावर थे, 1944 1955, मतलब 45 की बात चल रही है। तो वो जो तो मतलब 47 या मतलब वही 40 से लेकर 50 आसपास की बात चल रही है। तो वो जो IMF और वर्ल्ड बैंक थे वो डोमिनेटेड थे फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स के। मतलब फॉर्मर कॉलोनियल पावर ने IMF और वर्ल्ड बैंक पर कब्जा कर लिया था। एज अ रिजल्ट, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री डिड नॉट गेट बेनिफिट फ्रॉम रैपिड ग्रोथ दैट वेस्टर्न इकोनॉमीज हैड एक्सपीरियंस इन 1950 एंड 1960। अब मतलब जैसे अब आप 5 लोगों का, एक मान लीजिए आपने एक पैकेट बिस्किट खरीदा और आपने और आपके दोस्त ने कब्जा कर लिया। 5 मतलब आप 5 लोगों ने मिलकर एक पैकेट बिस्किट खरीदा और आपके एक दोस्त ने कब्जा कर लिया। तो अब बाकी 3 को तो आप दोगे कम, बोलोगे ये इसमें मेरा अधिकार है, मैं दूँ चाहे नहीं दूँ। तो वही वाला हाल था। फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स थे वो, और जापान भी था इसमें, वो लोग कब्जा कर लेते। तो अब जो बाकी बच गए उन्हें ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा था। और बाकी जो 2 थे, मतलब वही फॉर्मर IMF और वर्ल्ड बैंक वाले थे, मतलब फॉर्मर कॉलोनियल पावर थे, वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट ले रहे थे। देखिए मैंने लिखा है, एज ए रिजल्ट मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री डिड नॉट गेट बेनिफिट फ्रॉम रैपिड ग्रोथ दैट वेस्टर्न इकोनॉमीज हैड एक्सपीरियंस इन 1950 एंड 1960। मतलब जितना वो फॉर्मर कॉलोनियल पावर थे वो बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट ले रहे थे। यहाँ रैपिड ग्रोथ दैट वेस्टर्न कंट्री लिखा है, वही फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स को ही वेस्टर्न इकोनॉमीज बोला जाता है। दैट हैड एक्सपेंस इन 1950 1960। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से आप नोट करते जाइए, सारे अच्छे क्वेश्चन अच्छे आंसर है, तो आपको इसमें एग्जाम में नंबर नहीं कटने वाला है। Therefore, such developing country who did not get much benefit from Britain would twins organize themselves as a group of 77 countries abbreviated as G77 for speaking new international economy order NIEO। तो ये मैंने पढ़ दिया बक 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 बक, तो इससे आपको टेंशन नहीं लेना, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। तो अब वही 5 रुपये वाला बिस्कुट को आप समझ लीजिए 30 वाला मैरी गोल्ड बिस्कुट। आप 10 दोस्त ने मिलकर 30 वाला एक मैरी गोल्ड बिस्कुट खरीदा। अब आपके और आपके एक दोस्त ने उस बिस्किट पे कब्जा कर लिया। वो बोला कि नहीं ये बिस्कुट मेरा है, मैं आपको जितना दूँ, उसमें 30 निकल रहे हैं तो मैं आपको आप लोगों को एक एक बिस्कुट देता हूँ, बाकी मैं सब रख लेता हूँ। तो ऐसे में आपके जो 8 दोस्त बचे वो आपके लिए विरोध जरूर करेंगे। तो विरोध करने के लिए उन्होंने जो टीम बनाएंगे उसी को यहाँ पे G77 कंट्री कहा जा रहा है। अब आते हैं इसके टर्म में। तो देखिए IMF और वर्ल्ड बैंक था, एक आज बोलते हैं आपका यहाँ बिस्किट है। और जो फॉर्मल कॉलोनियल पावर जिसे मैंने वेस्टर्न इकोनॉमी भी लिखा है, उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया है। अब कब्जा कर लिया तो बाकी जितने कंट्रीज बचे, फॉर्मल कॉलोनियल पावर्स को छोड़ के बाकी जितने कंट्री बचे, तो इसमें कौन आते हैं? तो इसमें जनरली ब्रिटिश लोग आते थे, ब्रिटिश आता था, जापान आता था, ऐसा मतलब जो डेवलपिंग कंट्री थे उस टाइम, अमेरिका हो गया ये सब। तो बाकी हमारे इंडिया भी था, ये क्या बोलते हैं इसमें G77 में। बाकी जितने छोटे छोटे कंट्री हो गए वो सब ने मिल के एक ग्रुप बनाया 77 कंट्रीज़ का। 77 कंट्रीज़ मतलब बच जा रहे थे जिन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो वही जो वो डेवलपिंग कंट्री जो जिन्हें ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा था, उन्होंने, देखिए मैंने लिखा 77 कंट्रीज़ का ग्रुप बनाया और उसी को बोला जाता है G77।
और G77, और वो चाहते थे नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी वो चाहते थे ऐसे बंटवारा नहीं चलेगा, कुछ नया रूल निकालो बंटवारा का आपके लिए, बिस्कुट के लिए। तो उन्होंने भी यही चीज़ बोला कि ऐसे में नहीं चलेगा काम, कुछ नया निकालो, इसमें घाटा हो रहा है हमारा। तो उन्होंने न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, समझ रहे हो आप, इसका मीनिंग से ही पता चल रहा है। इंटरनेशनल मतलब पूरे होल विश्व के लिए, और इकोनॉमिक मतलब क्या बोलते हैं उसको, पैसे वाला चीज़, जिससे बेनिफिट हो उनका भी, और ऑर्डर बनाओ। तो ये आपको समझ में आया होगा। मैंने टाइम लिया लेकिन मैंने ट्राई किया बहुत अच्छे से समझाने का। आप खुद भी पढ़ें, पूरा हैंड रिटन है, कहीं इसमें बुक का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने। पूरा मैंने खुद टॉपिक समझ के खुद से आंसर लिखा, तो आपका एग्जाम में एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो अब G77 एज ए रिएक्शन टू एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रिटेन ट्विन। G77 ब्रिटेन ट्वीट्स के लिए क्या बोलते थे, तो मतलब वही चीज़ को फिर से लिखना है आपको, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। फॉर्मल कॉलोनियल पावर इंक्लूडिंग वेस्टर्न कंट्री एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ डेवलपिंग कंट्री थ्रू IMF एंड वर्ल्ड बैंक। मतलब IMF और वर्ल्ड बैंक क्या था, जहाँ आप पूरा पैसा रख रहे हो और वहाँ से जो है सो मतलब फॉर्मल कॉलोनियल पावर वो ज़्यादा पैसा निकाल कर जा रहे हैं। मतलब आप लोगों के पास सबको 1-1 रुपया भगवान ने दिया, अब वो सब मिला के 30 रुपये का आप लोगों ने बिस्किट खरीदा, और बिस्किट से वो लोग ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब आपका नेचुरल रिसोर्सेस वो लोग ले रहे हैं ज़्यादा। तो वही चीज़ हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो गाइस, फिर से एक बार समझाता हूँ, तो सब चीज़ भूल जाओ। समझो आप लोगों को सबको भगवान ने 1-1 रुपया दिया, 30 जन हो, आप लोग 10 जन हो, सबको 1-1 रुपया दिया, मतलब 3-3 रुपया दिया, आई एम सॉरी 3-3 रुपया। अब आप लोगों ने 30 वाला एक मैरी गोल्ड बिस्कुट खरीद लिया। अब आप लोग सब ने अपना मतलब पूरा दाव उस बिस्कुट के लिए लगा दिया है, लेकिन उस बिस्किट को ज़्यादा ले रहे हैं आप लोग, आपके 2 फ्रेंड्स, तो वो ज़्यादा ले रहे हैं, तो अब उससे आपका घाटा हो रहा है, बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। आपने अपना पैसा को उसमें लगाया, आपको बहुत कम हिस्सा मिल रहा है, तो आप बोल रहे हो नहीं ऐसे नहीं चलेगा, कुछ नया निकालो। तो वही अभी देखिए आगे दिखेगा। अब डेवलपिंग कंट्री ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, अब आप लोगों ने एक अच्छा ग्रुप बनाया G8 का, तो यहाँ तो G77 बना था, और नया एक मतलब डिमांड कर रहे हो कि ऐसे बंटवारा नहीं होगा, मुझे नया बंटवारा का हिसाब चाहिए। तो और मुझे अपना जितना मैंने 3 रुपये लगाया कम से कम उतना तो मुझे हिस्सा चाहिए ही चाहिए। अब आपने ये बोला दे वांटेड, तो वही सेकेंड पॉइंट का यही मतलब है, दे वांटेड टू गेट मोर डेवलपमेंट असिस्टेंट एंड फेयर प्राइस फॉर देयर रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे ये जो थे, वो यहाँ पे अगर बात करें तो मतलब इकोनॉमी के, ये तो इकोनॉमी का टर्म है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का टर्म है। वह यहाँ से मतलब जो थे वो सस्ते सस्ते चीज़ ले जा रहे थे, तो वो जो हमारे देश वाले थे G77 वाले, वो चाहते थे ज़्यादा डेवलपमेंट और असिस्टेंट चाहते थे, और फेयर प्राइस चाहते थे रॉ मटेरियल्स का। मतलब आपने जो 3 रुपया लगाया है उसका आप 4 रुपया चाह रहे हो, लेकिन वो आपको और कम दे रहा, तो वो वाला हाल हो गया। और इनफैक्ट आप चाह रहे हो कि जो मैंने 3 रुपये से मतलब वो लोग आपका ले ले रहे, लेकिन जो देखिए आप आंसर पढ़िए, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो चलिए पढ़ते जाइए। दे ऑल्सो वांट टू अ बेटर अपॉर्चुनिटी। अगर आप चैप्टर पढ़ रखे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। दे ऑल्सो वांटेड अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर देयर मैन्युफैक्चर गुड इन मार्केट ऑफ डेवलप कंट्री। और इनफैक्ट ये लोग वो भी चाहते थे कि मेरे जो हम लोग जो बनाए वो अगर मैं दूसरे देश में भेजूँ तो उसको भी अच्छा खासा प्राइज़ मिले। This is the way G77 can be seen as a reaction of activity of written nutrients। तो गाइस आंसर पूरा परफेक्ट है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, मैंने बेस्ट आंसर का ट्राई किया। अगर आपके पास भी कोई ऐसा क्वेश्चन है, आंसर गलत नहीं है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आंसर पूरा परफेक्ट है, एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। जो पढ़ रखे होंगे उसे सब पूरा पता चल रहा होगा, इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि आप भी पढ़ लीजिए अगर आपने नहीं पढ़ा। तो चलिए तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आप भी अपना क्वेश्चन कमेंट करिएगा। थैंक यू। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया उसके लिए माफ़ करिएगा, आई एम सॉरी। 1 2 3 come on